मेरे सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मेरा नाम है नितेश जैन और आप सबका स्वागत करता हूं मैं अनाज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे अरहर की खेती के बारे में, संपूर्ण जानकारी। जी हाँ दोस्तों, अरहर की दाल, अरहर की फसल के बारे में सभी व्यक्ति जानते ही हैं, लेकिन अरहर की खेती को किस तरीके से हमें और किफायती और फायदेमंद बनाना है, अगर वो जानना है तो ये वीडियो हमने बनाया है आपके लिए बहुत ही डिटेल में। सबसे पहले इसमें हम देंगे फसल से संबंधित जानकारी, उपयुक्त मिट्टी, जलवायु और तापमान की जानकारी, खेत की तैयारी, उन्नत किस्में, बुआई का सही समय और तरीका, और साथ ही साथ खाद तथा उर्वरक की कितनी मात्रा चाहिए, कितनी सिंचाई चाहिए, किस तरीके से खरपतवार नियंत्रण करना है, रोग किस तरीके से नियंत्रण करना है, क्या कटाई करनी है और कितना लाभ होता है और क्या क्या सावधानियां रखनी है आपको ये फसल बुआई करते समय। तो इसकी संपूर्ण जानकारी देंगे आपको। आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले फसल से संबंधित जानकारी में। जहां दोस्तों, हमारे शरीर के लिए प्रोटीन बहुत ही लाभदायक होता है। यदि मानव शरीर को उपयुक्त मात्रा में प्रोटीन नहीं मिल पाता है तो हमारे शरीर का मानसिक और शारीरिक विकास रुक जाता है। अरहर की दाल को प्रोटीन का स्रोत माना जाता है। हमारे देश में अरहर को अरहर, तूर, रेड ग्राम, पिजन के नाम से भी जाना जाता है। भारत और दक्षिण अफ्रीका को अरहर दाल का जन्म स्थान कहा जाता है। प्रोटीन के अच्छे स्रोत के लिए लगभग सभी के घरों में अरहर की दाल का सेवन किया जाता है। अरहर की दाल में तकरीबन 21 से 22% तक का प्रोटीन पाया जाता है। अरहर का बाजारी भाव भी काफी अच्छा होता है, जिससे किसान अरहर की खेती कर अच्छी कमाई भी कर सकते हैं। भारत के किसान वर्षों से अरहर की खेती के साथ बाजरा, ज्वार, उड़द और कपास को उगाते चले आ रहे हैं। भूमि के कटाव को रोकने के लिए कृषि वैज्ञानिकों द्वारा अरहर की खेती को करने की सिफारिश की जाती है। इसकी खेती से हमें दाल के साथ साथ सूखी लकड़ियों का प्रयोग टोकरी, छप्पर, मकान आदि की छत तथा ईंधन के रूप में भी किया जा सकता है। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में अरहर की खेती को लगभग 20% के क्षेत्र में उगाया जाता है। फतेहपुर, कानपुर, हमीरपुर, जालौन, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के वह जिले हैं जिनमें अरहर की अधिक पैदावार की जाती है। और दोस्तों, अरहर के पौधे नम तथा शुष्क जलवायु वाले होते हैं। इसके पौधों की अच्छी वृद्धि के लिए नम जलवायु की आवश्यकता होती है। ऐसी जलवायु में पौधों में लगने वाले फूल, फली और दानों का विकास भी अच्छे से होता है। अत्यधिक बारिश वाले क्षेत्रों में इसकी फसल को नहीं करना चाहिए। 75 से 100 सेंटीमीटर बारिश वाले क्षेत्रों में इसकी खेती को किया जा सकता है। यदि किसान भाई अरहर की अच्छी फसल करना चाहते हैं तो उसके लिए उचित भूमि का चुनाव जरूरी होता है। अब उचित भूमि कैसी होती है? जीवांश युक्त बलुई दोमट व दोमट मिट्टी वाली भूमि को इसकी खेती के लिए अच्छा माना जाता है। इसकी खेती के लिए उचित जल निकासी वाली ढालू जगहों को सर्वोत्तम माना जाता है। लवणीय तथा क्षारीय भूमि को इसकी फसल के उपयुक्त नहीं माना जाता है। इसके अलावा काली मृदा वाले खेत में भी इसकी सफलतापूर्वक इसकी फसल को उगाया जाता है। अधिक उत्पादन के लिए जल धारण व चूने की पर्याप्त मात्रा वाली जगह को उचित माना जाता है। अरहर की अच्छी फसल के लिए खेत को अच्छे से तैयार कर लेना चाहिए और सबसे पहले खेत को अच्छे से जुतवा दें। इसके बाद कल्टीवेटर से 2 व 3 बार जुताई कर दें। इसके बाद खेत को कुछ समय के लिए ऐसे ही छोड़ दें, जिससे खेत की मिट्टी में मौजूद कीड़े धूप से नष्ट हो जाएंगे। इसके बाद प्राकृतिक गोबर की खाद को खेत में डालकर जुताई कर अच्छे से मिला दें। इससे खेत में गोबर की खाद अच्छी तरह से मिल जाएगी। इसके बाद पाटा लगाकर एक बार फिर अच्छे से खेत को जुतवा दें। इस तरह से आपका खेत फसल लगाने के लिए तैयार हो जाएगा। पारस अरहर की ये एक अगेती किस्म होती है, जिससे उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम क्षेत्रों को इसके लिए उपयुक्त माना जाता है। इसमें फसल की बुआई को जून माह के पहले सप्ताह कर देनी चाहिए। अरहर की ये किस्म 130 से 140 दिन फसल देने के लिए
तैयार हो जाती है। इस पारस किस्म में प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 18 से 20 क्विंटल की उपज प्राप्त होती है। पूसा 992 पौधों की ये किस्म भी एक अगेती किस्म होती है और ये 150 से 160 दिन में पककर तैयार हो जाती है और 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की बुआई देती है। T21 ये भी 160 से 170 दिन में होती है और 15 से 20 क्विंटल बुआई देती है। उपास 120 ये भी दोस्तों 130 से 140 दिन का समय लेती है और 15 से 20 क्विंटल पैदावार देती है प्रति 1 हेक्टेयर। अरहर की देर से पकने वाली किस्म 260 से 280 दिन लेती है दोस्तों, मतलब लगभग आप मान के चलिए 8 से 9 महीने ये फसल लेती है। 260 से 280 दिन 25 से 30 क्विंटल पैदावार देती है। और देर से बुआई जाने वाली किस्में अमर, नरेंद्र अरहर 2, पूसा 9, मालवीय विकास, मालवीय चमत्कार, ऐसी बहुत सारी और भी फसलें और भी किस्में हैं। बुआई का सहज समय और तरीके की अगर बात करें दोस्तों तो अरहर की फसल में अच्छी पैदावार को तैयार करने के लिए वैज्ञानिक तरीके का इस्तेमाल करना चाहिए। अरहर की बुआई को अगेती व सिंचाई वाले इलाकों में 15 जून तक व देर से पकने वाली किस्मों को जुलाई माह तक करना चाहिए। सरल भाषा में कहें तो 270 अधिक दिन में तैयार होने वाली फसल को जुलाई महीने में लगा लेना चाहिए। टा21 प्रजाति की अच्छी पैदावार के लिए 15 अप्रैल तक बुआई कर देनी चाहिए। इस नियमों का पालन कर बुआई करने से 3 तरह के लाभ प्राप्त होते हैं। फसल नवंबर के मध्य तक तैयार हो जाती है, जिससे गेहूं की बुआई में देरी नहीं होती है, खेत जल्दी खाली हो जाते हैं। जून में खरीफ की बोई गई फसल से इसकी फसल अधिक होती है। मेड़ों पर बोने से पैदावार अच्छी होती है। सबसे पहले 1 किलो बीज को 2 ग्राम थायरम तथा 1 ग्राम कार्बन डाइजम के मिश्रण अथवा 4 ग्राम ट्राइकोडर्मा प्लस 1 ग्राम कार्बाक्सिन या कार्बन डाइजम से उपचारित कर लेना चाहिए। खेत में बीजों को बोने से पहले प्रत्येक बीजों को अरहर के विशिष्ट राइजोबियम कल्चर से उपचारित कर लेना चाहिए। इसके बाद 10 किलोग्राम बीजों के ऊपर 1 पैकेट का छिड़काव करना चाहिए। जब बीज अच्छे से उपचारित हो जाए तो उन्हें तुरंत खेत में बो देना चाहिए। अत्यधिक धूप से कल्चर के जीवाणुओं के नष्ट की आशंका बढ़ जाती है। उन जगहों पर कल्चर का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए जहां पर अरहर की बुआई को पहली बार ही किया गया है। खेत के ठीक तरह से तैयार हो जाने के बाद बीजों को बोने के सही प्रजाति और मौसम को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। प्रत्येक बीज को बोने के लिए बीजों के बीच में उचित दूरी होनी चाहिए। यदि बुआई करते समय रिज विधि का इस्तेमाल किया जाता है तो पैदावार अच्छी होती है। खेत में बीजों को बोने के लिए अगेती किस्म के 12 से 15 किलोग्राम तथा पछेती किस्म में 15 से 18 किलोग्राम बीज मात्रा को उपयुक्त माना जाता है। बुआई करते समय प्रत्येक बीज के बीज में 20 सेंटीमीटर तथा प्रत्येक रोह के बीच में 60 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए। खाद तथा उर्वरक की बात करें दोस्तों तो 40 से 45 किलोग्राम फास्फोरस, 10 से 15 किलोग्राम नाइट्रोजन, 20 किलोग्राम सल्फर की आवश्यकता होती है। फास्फोरस युक्त उर्वरकों जैसे सिंगल सुपर फॉस्फेट, डाई अमोनियम फॉस्फेट को अरहर की अधिक पैदावार के लिए उपयोग में लाया जाना चाहिए। सिंगल सुपर फॉस्फेट का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। सिंचाई की बात करें तो असिंचित दशा में बोया जाता है, जहां पे पानी की जरूरत कम होती है वहां पर बोया जाता है। और अच्छी पैदावार के लिए उचित जल निकासी वाली जगह को बहुत होना जरूरी है। और दोस्तों पुष्पकरण अवस्था व दाना बनते समय फसल की जरूरत के अनुसार सिंचाई करते रहना चाहिए। वैसे ज्यादा बारिश की, ज्यादा पानी की इसमें जरूरत नहीं होती है। खरपतवार नियंत्रण के लिए दोस्तों खेत में बीजों की रोपाई के तकरीबन 60 दिन बाद तक खरपतवार की उपस्थिति फसल के लिए अधिक हानिकारक होती है। तो निंदाई गुड़ाई हर 25 से 30 दिन तथा दूसरी 45 से 60 दिन के भीतर करते रहनी है।
खरपतवार नियंत्रण के लिए निराई गुड़ाई का तरीका सबसे उचित माना जाता है। अतिरिक्त आप रासायनिक तरीकों का इस्तेमाल कर भी खरपतवार कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, आपको वैसालीन की 1 किलोग्राम सक्रिय मात्रा को 800 से 1 लीटर पानी में घोलकर या लासों की 3 किलोग्राम की उचित मात्रा को बीजों के अंकुरण से पहले छिड़काव खरपतवार पर नियंत्रण किया जा सकता है। तो रासायनिक और नेचुरल दोनों ही तरीके हैं। कटाई, पैदावार और लाभ की बात करें तो दोस्तों, जब अरहर को पौधों पर लगाने वाली फलियां 80% तक पककर भूरे रंग की हो जाए तब इसकी कटाई कर लेनी चाहिए। इसके बाद कटाई के 7 से 10 दिन बाद जब पौधे पूरी तरह से सूख जाए तो उसकी लकड़ी को पीट कर फलियों को अरहर के पौधों से अलग कर लेना चाहिए। इसके बाद डंडे व बैलों का इस्तेमाल कर किसान भाई अरहर के दानों को निकाल सकते हैं। अरहर की दाल के निकाले गए दानों को 7 से 10 दिन तक धूप में अच्छे सुखाकर भंडारित कर लेना चाहिए। अरहर को उन्नत किस्म में किसान भाई को 1 हेक्टेयर के क्षेत्र में तकरीबन 15 से 20 क्विंटल अरहर की दाल, 50 से 60 क्विंटल लकड़ी तथा 10 से 15 क्विंटल भूसा प्राप्त हो जाता है। उत्तर प्रदेश में अरहर की दाल का बाजारी भाव किस्मों के आधार पर 80 से 100 रुपए किलो के हिसाब से होता है, जिससे बेचकर किसान भाई अच्छी कमाई कर सकते हैं। और ये सारी जानकारियों के बाद में अब बात कर लेते हैं सावधानियों की, जो कि हम हर वीडियो के एंड में बताते हैं। बच्चों को खाद, बीज, दवाई से दूर रखना है। हाथ में दस्ताने, मुंह पे मास्क हमेशा लगाना है जब भी आप दवाई का स्प्रे करें। बेहतर परिणामों के लिए हमेशा फ्लैट फैन नोजल और नैपसेक स्प्रे पंप का ही इस्तेमाल करें। कट नोजल जिसको हम बोलते हैं, भूखे पेट कभी भी दवाई का स्प्रे नहीं करने जाना है और दवाई का स्प्रे करते समय कुछ खाना पीना नहीं है। बोतल का पूरा उपयोग करने के बाद में जो खाली बोतल बचती है उसको धोकर या तो कबाड़ी वाले को बेच दें या फिर बोतल को तोड़ मरोड़ कर और किसी गड्ढा खोदकर उस गड्ढे में गाड़ दें, लेकिन इसको अन्य किसी उपयोग में आपको नहीं लेना है। जब भी आप दवाई का स्प्रे करें तो हवा की दिशा में ही स्प्रे करना है। जिस दिशा में हवा बह रही है उसी दिशा में स्प्रे करना है, ताकि दवाई की बूंद एकमात्र भी वेस्ट नहीं जाए और दवाई जहां पर आप स्प्रे करना चाह रहे हैं वहीं पर ही जाकर लगे और आसपास के खेतों में बिल्कुल भी नुकसान नहीं हो, दवाई का भी वेस्ट नहीं हो। मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में, मछली पालन के क्षेत्र में आपको दवाई का प्रयोग बहुत ही सावधानी पूर्वक करना है। उनको किसी प्रकार की हानि नहीं होनी चाहिए। जब भी आप अंतिम आवेदन करें दवाई का, उसके 20 दिन बाद में आपको फसल काटने जाना है। ये चीज का आप जरूर ध्यान रखिएगा। ये थी पूरी जानकारी अरहर की बारे में, और आने वाले वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे राजमा के बारे में। जी हाँ दोस्तों, राजमा की खेती कैसे करें और कैसे होती है राजमा की खेती और क्यों किफायती माना जाता है राजमा की खेती को, अगर जानना चाहते हैं आप तो आगे आने वाला वीडियो आपको जरूर देखना है। दोस्तों अभी लेते हैं अलविदा। अगर ये जानकारी पसंद आई हो अरहर की तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन का घंटी वाला बटन जरूर दबाइए ताकि आने वाले वीडियोस की जानकारी आप तक नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंचती रहे और आपका और हमारा साथ ऐसे ही बना रहे। दोस्तों नमस्कार।